पटना के फतेहाबाद में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला ने तेजधार ब्लेड से अपनी गर्दन पर वार करके अपने आप को घायल कर लिया। युवती प्रेमी से 2 दिन से ना मिलने से नाराज थी। इन तस्वीरों में नजर आ रही इस महिला ने तेज धार ब्लेड से खुद पर ही वार कर लिया। कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 2 दिन से प्रेमी से मुलाकात न हो पाने से नाराज इस महिला ने महज अपने प्रेमी को डराने के लिए ये कदम उठा लिया। तस्वीरों में महिला की हरकत तो देखिए। महिला ने पहले तो अपने गले पर तेज धार ब्लेड से हमला कर लिया और उसके बाद प्रेमी का दरवाजा बार बार खटखटाने लग गई। महिला के सनकीपन को देखकर कॉलोनी वासी भी जमा हो गए। इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस में महिला को सिविल अस्पताल तक पहुंचाया। अब इस महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज हिसार के लिए रेफर किया गया। भाई थी लड़के कुलदीप के घर के आगे थे। कुलदीप को दरवाजा खड़काया था गेट आगे, तो कुलदीप के घर पर कोई था नहीं सर। तो उसने गेट खड़काया 2-3 बार, फिर कहती है उसने ब्लेड से वार कर दिया फिर गर्दन पे। फिर वो कई देर खून निकला तो लंबी गिर गई गली में और कॉलोनी वालों ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया तो एम्बुलेंस आई, उसको उठा के ले गई। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी जगदीश चंद्र ने बताया कि महिला ने बयान दिया है कि उसका प्रेमी कुलदीप 2-3 दिनों से उससे मिलने नहीं आया, जिसे डराने के लिए महिला ने ये कदम उठाया। मामले में किसी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई ये महिला नहीं चाहती। फतेहाबाद में एक महिला ने अपने आप ब्लेड मार लिया, जिस पर पुलिस वहाँ पहुंची। पहुंचने के बाद में उसको सरकारी हॉस्पिटल में फतेहाबाद में दाखिल कराया। उसके बाद डॉक्टरों ने अग्रो मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया था। जो आज उसने अपने बयान दिए हैं, उसने बतलाया कि मैं किसी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी जो मेरे पास नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपने आप उसको डराने के लिए ब्लेड मार लिया। इसमें किसी का कोई कसूर है, मैं किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती। प्रसंग के चलते इस तरह की घटनाएं बेहद ही शर्मनाक है। फिलहाल युवती की हालत गंभीर है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग टीम ने अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार और कैफे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने अलग अलग जगह छापेमारी कर भारी मात्रा में हुक्का जब्त किया है। हरियाणा में भले ही कोरोना से अब राहत मिली है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रशासन लोगों को लगातार अलर्ट कर रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग अभी भी कोरोना नियमों को ताक पर रखकर मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं ऐसे लोगों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग टीम ने कमर कस ली है और ऐसे लोगों पर लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इसी कड़ी में टीम ने पंचकुला में अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार और कैफे पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने हुक्का बार और कैफे पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में हुक्का जब्त किए हैं। दरअसल पंचकुला में कई जगहों पर कोरोना नियमों और कानून को ताक पर रखकर कैफे चलाए जा रहे थे, जिसकी सूचना टीम को मिली और उन्होंने मौके पर छापेमारी कर भारी मात्रा में हुक्के बरामद किए। ये कैफे बार्स एंड लाउंजेस हैं। कोको बार है एक 11 में और एक ये पर्पल फ्रॉक। तो यहाँ हमारे को इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ देर रात तक जो है शराब भी सर्व की जाती है और यहाँ हुक्का बार भी चला जाता है। कोई परमिशन नहीं है और कोरोना गाइडलाइंस जो हैं वो 10 बजे तक ही आपको परमिट करता है बार। डीएसपी फ्लाइंग स्क्वाड सिद्धार्थ ढांडा की माने तो जिन जिन स्थानों पर छापेमारी की गई, उन लोगों के खिलाफ कोरोना गाइडलाइन की पालना न करने और अवैध रूप से हुक्का परोसने का मामला दर्ज किया जाएगा। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो किस आईपीसी के तहत किया जाएगा? देखिए, एक तो सीधा सरकार के जो आदेश हैं उसकी अवहेलना का तो है ही है, बाकी और हम देखेंगे पर किस किस चीज़ का और इन्होंने जो है जो वो कर रखा है इन्होंने, जैसे हुक्का बार से इसके सेक्शन में आएगा। बहरहाल प्रदेश पुलिस और सीएम फ्लाइंग टीम लगातार छापेमारी कर रही है ताकि ऐसे लोगों पर सख्ती से शिकंजा कसा जा सके। अम्बाला में पुलिस ने ऐसे गिरोह के 2 सदस्यों को धर दबोचा है जो लोगों को पैसा 2 गुना और 3 गुना करने का लालच देकर ठगी का शिकार बनाते थे।
हरियाणा में जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं, वहीं पुलिस भी इन दिनों पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। अम्बाला में अपनी इसी मुस्तैदी के चलते अब पुलिस की एंटी व्हीकल थेफ्ट टीम ने ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जो लोगों को रुपए दोगुने और तिगुने करने का लालच देकर ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुश्ताक और विजय नाम के ठगों को गिरफ्तार किया है। ये कल हमने खबर सुनाई थी कि ये दो लोग जो हैं गाड़ी में कहीं से आ रहे हैं, बस अपने नोट हैं, लोगों को डबल करने या ट्रिपल करके नोट लेके जान से देते हैं। तो इस तरह के कार्य से लिप्त थे और उस सूचना पे हमने नाकाबंदी की थी, जिसके बाद हमारे को दो लोग मिले और इनके पास बैग में काफ़ी बंडल थे नोटों के, लगभग 55 बंडल थे, जिसके ऊपर नीचे तो ओरिजिनल नोट थे, बीच में उसके वाइट पेपर थे और बंडल लगता है जैसे ओरिजिनल नोटों का बंडल है वो। तो लोगों कहते हैं भी हम डबल देंगे आपको या ट्रिपल देंगे, और जान समझ के लोग आते थे, उनसे पैसे लेके उनको डबल या ट्रिपल देते थे लोग। इस तरह का इनका गैंग करते हैं काम, ये काफ़ी टाइम से इस तरह काम कर रहे हैं ये, और अम्बाला में पहले बार तो ऐसी हुई हैं। वही मामले में जानकारी देते हुए एंटी व्हीकल थेफ्ट इंचार्ज ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान जब इन लोगों की तलाशी ली गई तो इनके पास से नोटों के बंडल मिले, जिनमें ऊपर और नीचे असली नोट और बीच में सफेद कागज लगाए हुए थे। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बीते दिनों पलवल के एक्सिस बैंक में करीब 1 करोड़ रुपए की लूट हुई और पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज भी लगे, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और आरोपी फरार हैं। पुलिस को आमतौर पर जांच के लिए सुराग की जरूरत होती है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक पहलू की जरूरत होती है, लेकिन पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 में हुई चोरी की घटना को लेकर पुलिस की सुई जहां बुधवार को अटकी थी, वहां अभी भी अटकी है। पलवल पुलिस के पास चोरों के सुराग के तौर पर सीसीटीवी है, लेकिन पुलिस के लिए ये सीसीटीवी नाम मात्र का बनकर रह गया। सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चोर बैंक में दाखिल हुए और पैसे लेकर फरार हो गए। बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। टोटल बैंक के हिसाब से जो बैंक की रिपोर्ट आई है 95 लाख के आसपास पैसे गए, जिसमें बैंक में उस समय 3 करोड़ रुपए थे। तो ये बैंक के कैशियर की सूझबूझ के कारण जो पैसे की 2 करोड़ की लूटने से बचा ली। दरअसल बीते बुधवार को कुछ चोरों ने सेक्टर 2 के बैंक में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान चोर बैंक से 95 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात बैंक के सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन पुलिस अब तक चोरों का पता नहीं लगा पाई। के हिसाब से जो बैंक की रिपोर्ट आई है 95 लाख के आसपास पैसे गए, जिसमें बैंक में उस समय 3 करोड़ रुपए थे। तो ये बैंक के कैशियर की सूझबूझ के कारण जो पैसे की 2 करोड़ की लूटने से बचा ली। कितने जने थे लुटेरे फुटेज में? सर अभी फिलहाल 5 जने दिख रहे हैं हमें, जो 5 जने आगे की फुटेज भी दिखी है, तो 5 जने इसमें अभी तक हमें लग रहा है कि शामिल है। सर वो भागी किस तरह? अब तक गिरफ्तारी अब यहाँ सवाल ये उठता है कि पुलिस ने इतनी बड़ी वारदात को लेकर अब तक क्या कार्रवाई की है। पुलिस के पास सीसीटीवी है, तो पुलिस आसपास के फुटेज क्यों खंगाल रही है। यहाँ सवाल ये भी है कि जब आम लोगों का पैसा बैंक में ही सुरक्षित नहीं है, तो जनता अपनी जमा पूंजी को कहाँ जमा करेगी। यहाँ सवाल सिर्फ चोरी का नहीं, बल्कि जनता के भरोसे का भी है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस अब तक लुटेरों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई, जबकि पुलिस के पास बैंक के सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद हैं। बावजूद इसके लुटेरे खुली हवा में चैन से घूम रहे हैं। अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। ऐसे में अंबाला की शिक्षा विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई है, क्योंकि अंबाला में 35 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास प्रिंसिपल ही नहीं है। देश प्रदेश में कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ है और लंबे समय बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं।
ऐसे में हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूलों को खोल दिया गया, लेकिन इस बीच अंबाला में शिक्षा विभाग की चिंताएं और बढ़ गई। अंबाला के 35 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर प्रिंसिपल अपॉइंट ही नहीं है। ऐसे में उन स्कूलों की शिक्षा प्रणाली और व्यवस्था पर असर पड़ना लाजमी है। 35 अगर स्कूल हैं ऐसे हमारे पास, उनमें ऑलरेडी हमने एक व्यवस्था की हुई है। जो भी सीनियर मोस्ट वहाँ पे लेक्चरर है उसको उसका कार्यभार हमने दिया हुआ है और उसका कार्य वो कर रहे हैं। फिर भी विभाग की तरफ से हमारे प्रिंसिपल के केस मांग लिए हैं, जैसे ही प्रमोशन होगी उन सभी स्कूलों में प्रिंसिपल तुरंत हो जाएंगे। और ट्रांसफ़र ड्राइव भी हमारी होने वाली है अभी 16/8 से, उसके बाद भी प्रिंसिपल आएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी की माने तो 35 स्कूलों में प्रिंसिपल पद खाली हैं। उन स्कूलों में सबसे वरिष्ठ अध्यापकों को ही प्रिंसिपल का कार्यभार सौंपा गया है। हाँ, मेरे पास दोनों स्कूल हैं जहाँ बैठे हो। ये प्रेमनगर विद्यालय है, गवर्नमेंट का विद्यालय, अच्छा विद्यालय है। साथ में जो कांवला विद्यालय है वो अंबाला कैंट अंबाला 2 में पड़ा था, उसका भी मेरे पास चार्ज है। तो वो भी एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो भी बड़ा स्कूल है। तो दोनों की जिम्मेदारियाँ, वो भी क्लस्टर है, ये भी क्लस्टर है, क्योंकि CRC उसको बोलते हैं, CRC ये है। तो दोनों चार्जेस मेरे हैं। कारण क्या है कि वहाँ पे काफ़ी समय से प्रिंसिपल की पोस्ट खाली है। तो एडिशनल प्रिंसिपल की पोस्ट खाली होने से, पद खाली होने से जिम्मेदारी फिक्स की जाती है। तो उनकी तनख्वाह निकालने के लिए, उनकी सैलरी निकालने के लिए टीचरों की बहुत दिक्कतें आती हैं। तो शहर के जिन स्कूलों में प्रिंसिपल पद खाली हैं, उनमें से कुछ स्कूलों में दूसरे सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल को एडिशनल चार्ज दिया गया। ऐसे में अंबाला शहर के प्रेमनगर स्थित सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रामचंद्र के पास कांवला सरकारी स्कूल का भी एडिशनल चार्ज है। यहाँ तक कि कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिनके पास प्रिंसिपल, क्लर्क, स्वीपर, यहाँ तक कि चौकीदार तक नहीं है। ऐसे में स्कूल की शिक्षा प्रणाली और व्यवस्था पर असर पड़ना लाजमी है। हरियाणा में इन दिनों किसानों की वजह से कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बार बार किसानों की तरफ से प्रदर्शन किए जाते हैं, सड़कें जाम की जाती हैं। आखिरकार कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री विज साहब क्या सोचते हैं? खुद विज साहब हमारे साथ मौजूद है। विज साहब, सीधा सा यही सवाल है, क्योंकि जब बार बार किसानों के आंदोलन की वजह से, चाहे सिरसा की बात करें, हिसार की बात करें, टोहाना की बात करें, यमुनानगर की बात करें, तमाम जगहों पे कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। आखिरकार कानून व्यवस्था को बिल्कुल कंट्रोल में कैसा लाया जाएगा? कल भी आपने देखा सिरसा में किस तरीके का नज़ारा था, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहाँ पर पहुँचे थे। बड़ी मुश्किल से कहना कि किसानों को समझा बुझा रही है सरकार। देखिए, हम प्रजातंत्रवाद, प्रजातंत्र में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का सबको अधिकार है, वो हमने हमेशा कहा है। लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, और हम इनको बार बार कह रहे हैं। इनके साथ कई बार लिखित समझौते भी हुए हैं, इन्होंने माना भी है, लेकिन मुझको लगता है कि इनकी जो रैंक एंड फाइल है वो अब इनके हाथ में नहीं रही, वो नेताओं की बात को नहीं मानती है। तो हम तो हर हालत में प्रदेश में कानून का राज बनाकर रखेंगे, हर हालत में लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन आपने कहा कि कानून व्यवस्था कंट्रोल में, लेकिन आपने देखा डिप्टी स्पीकर जाते हैं, उनकी गाड़ी तोड़ दी जाती है, देवेंद्र बबली की गाड़ी तोड़ दी जाती है। कभी बात करें पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के साथ विवाद हो जाता है, पहले मामले दर्ज होते हैं, फिर मामले वापिस होते हैं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो एक ढीला रवैया है, एक सॉफ्ट कॉर्नर कह सकते हैं सरकार का, इस सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से जो इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही है? नहीं, पूरी कार्रवाई देखी, सिरसा में हमने पूरी कार्रवाई की, हमने लोग गिरफ्तार किए, और भी 35-40 मुकदमे दर्ज हैं, जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ दर्ज हैं। बाकी हम कोई ऐसा नहीं करना चाहते कि भाई कोई इनके साथ जोर जबरदस्ती हो। जहाँ बैठकर बात करके मामला हल हो जाता है, हम उसको हल करते हैं। लेकिन हर दूसरे दिन किसान इस बात पर जाते हैं, कभी किसी जनप्रतिनिधि को कहा जाता है, देवेंद्र बबली की बात हो कि माफ़ी मांगो, मनीष ग्रोवर की बात हो माफ़ी मांगो, हांसी विधायक को विनोद बिहाना माफ़ी मांगो। बार बार किसानों की तरफ से ही प्रदर्शन किए जाते हैं, फिर जनप्रतिनिधियों को कहा जाता है कि माफ़ी मांगो। बार बार किसानों की तरफ से ही प्रदर्शन किए जाते हैं, फिर जनप्रतिनिधियों को कहा जाता है कि माफ़ी मांगो। वो कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों ने कुछ इशारे किए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं लोकतंत्र में? देखिए, इसका लोकतंत्र में कहीं स्थान नहीं है, और ये कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस आंदोलन में घुस गए हैं, जिन्होंने इस आंदोलन के रुख को ही बदल दिया।
और हम बिल्कुल नहीं करने देंगे ये किसी भी हालत में। एक सवाल डीजीपी का कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रदेश को नए डीजीपी मिलने हैं, पैनल भेज दिया गया है, कौन कौन से प्रमुख नाम पैनल में है, कब तक केंद्र की तरफ से यूपीएससी की तरफ से पैनल फाइनल होकर आ जाएगा, कब प्रदेश को नया डीजीपी मिल जाएगा? देखिए, हमने 7 लोगों का पैनल बनाकर भेज दिया और अब यूपीएससी को फैसला करना है। यूपीएससी उन 7 में से 3 नाम हमें देगी और उन 3 नाम में से एक नाम हम छांट लेंगे। मुझे उम्मीद है कि 31 जुलाई से पहले नए डीजीपी का फैसला हो जाएगा। बिल्कुल, ये थे गृह मंत्री विज साहब का यही कहना है कि 31 जुलाई तक प्रदेश को नया डीजीपी मिल जाएगा। वहीं किसान आंदोलन को लेकर यही कह रहे हैं कि जो असामाजिक तत्व उस आंदोलन में घुसे हुए वो माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला रोहतक झज्जर रोड पर पार्टी कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश में किसी भी वक्त मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। और क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं और ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला रोहतक झज्जर रोड पर स्थित पार्टी कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है जो जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। इस किसान आंदोलन में सभी जाति धर्म के लोग एक मंच पर इकट्ठा होकर अपनी आवाज उठाते हैं और उसी आवाज में शामिल होने के लिए 20 और 21 जुलाई को दिल्ली बॉर्डर पर लगे धरनों पर जाकर किसानों से बात करेंगे। समर्थन करते हुए मैं सबसे पहले जो संघर्ष में जूझ रहे हैं उनको सबको जाकर के बधाई दूंगा। कल से उनकी मेहनत के बलबूते पर राष्ट्र में राजनीतिक परिवर्तन अवश्य भाव है। 20 और 21 को। वहीं इनेलो सुप्रीमो ने इस दौरान केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और ये कहा कि देश में जिस तरह की परिस्थिति है उसके मद्देनजर किसी भी समय मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। जैसा मैंने अभी अतीत में आपको बताया, सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज इस देश का हर नागरिक परेशान और दुखी लोगों ने एक रणनीति बना ली है कि इस कुशासन से देश का छुटकारा हासिल करना। इसलिए इस कुशासन का अंत करने के लिए लोग प्रयासरत हैं और भगवान से डर के बोलते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको 1924 का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जो परिस्थितियां इस वक्त देश में व्यापक हैं उसके दृष्टिगत इस देश में मध्यावधि चुनाव संभव है। किसी समय भी देश में मिड टर्म पोल हो सकते हैं। वहीं ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो पार्टी से नाराज हुए लोगों से वापसी करने पर स्वागत करने की बात कही, चाहे वो जेजेपी पार्टी के नेता ही क्यों ना हो। इनेलो सुप्रीमो ने आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात की बात कही और इसी के चलते वे दिल्ली बॉर्डर पर जाकर किसानों से बातचीत करेंगे। इनेलो सुप्रीमो ने किसान आंदोलन को और तेज करने की बात कही। इसी कड़ी में वे 20 और 21 जुलाई को दिल्ली बॉर्डर पर जाकर किसानों से बातचीत करेंगे। फरीदाबाद में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी कार्यालय की सौगात मिलने वाली है। सीएम मनोहर लाल फरीदाबाद पहुंचे और उन्होंने वहां पर बीजेपी कार्यालय की नींव रखी। बीजेपी पिछले कुछ सालों से पार्टी कार्यालय बनाने पर जोर दे रही है। हरियाणा के कई जिलों में बीजेपी कार्यालयों का निर्माण हो चुका है। कई जिलों में बीजेपी कार्यालयों का काम जोरों पर है। इसी बीच फरीदाबाद में बीजेपी कार्यालय की नींव रखी गई। प्रदेश के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने कार्यालय की भूमि का पूजन किया। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत कई मंत्री और विधायक सीएम के साथ इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के जिले के कार्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम ये हुआ है। अभी पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सभी जिला केंद्रों पर अपने पार्टी कार्यालयों का निर्माण करने का एक अभियान हमने चलाया है और आज उसमें फरीदाबाद का ये कार्यालय का निर्माण हुआ है। इस समय में सभी हमारे पार्टी के नेता, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, सदस्य
सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। तो वहीं इस दौरान सीएम ने इस बात की भी जानकारी दी कि दिल्ली में सीएम ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री कृष्णा रेड्डी से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश के विकास और टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर ये मुलाकात की गई। दिल्ली की बैठकें लगातार चलती हैं। दिल्ली की बैठक कोई पहली बार नहीं चली है, लेकिन आज चूँकि कई मंत्री कई विभागों के नए आए हैं, उनमें से हमारे जो टूरिज्म के मिनिस्टर, आर्ट एंड कल्चर के जो मिनिस्टर हैं श्री जी किशन रेड्डी, उनके साथ मेरी मीटिंग थी और हमने हरियाणा के जितने अभी टूरिज्म के यानी डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर भी चर्चा की है। उसमें चाहे वो हमारा सूरजगढ़ का क्षेत्र है, हमारा ज्योतिसर का है, इंजौर का है, महेंद्रगढ़ है, काकीगढ़ी है, इन सब क्षेत्रों की चर्चा की है और इनके ऊपर कोई ना कोई टूरिज्म के, आर्ट एंड कल्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग पड़े उनको गति मिले, ये सारी चर्चा। वहीं भूमि पूजन के बाद सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में एफएमडीए की बैठक हुई, जिसमें विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। पंजाब कांग्रेस का अंदरूनी विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी कलह को मनोरंजन का साधन बताया है। पंजाब कांग्रेस में रोजाना नया ट्विस्ट आ रहा है, जहां बीते दिनों नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह आमने सामने नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर अब पार्टी सिद्धू को मनाने की कश्मकश में नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच हरियाणा के गृह मंत्री को पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी कलह में एंटरटेन का तड़का नजर आ रहा है। कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है, अब ये लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है। रोज तरह तरह के एपिसोड सामने आते हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों से सामने आ रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई और अधिक कमेंट करना ठीक नहीं। आईएमए के बाद डब्ल्यूएचओ ने भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी दी है, जिसके बाद विज ने एक्शन मोड इख्तियार करते हुए सभी जिला अधिकारियों की टीम गठित कर भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं और कोरोना से बचाव को लेकर जो एसओपी जारी की गई हैं, उनका सख्ती से पालन करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। देखिए, हमने सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि वो सिविल और पुलिस के अधिकारियों की कमेटियां बनाते हैं, जहाँ जहाँ पर भीड़ है उन पर नजर रखें और जो हमने एसओपी जारी की है उसकी सख्ती से पालना कराई। सिरसा में गुस्साए किसानों को लेकर विज का कहना है कि देश का कानून सर्वोपरि है, कानून किसी के भी कहने पर नहीं चलता है और ना ही कानून किसी की धमकियों से डरता है। देश का कानून सर्वोपरि है और वो कानून ना मेरे कहने से चलता है, ना किसी के कहने से चलता है, ना किसी के डरने से वो विचलित होता है, ना किसी की धमकियों से विचलित होता है। तो कानून तो अपने ढंग से ही चलेगा, इन बातों का कोई असर नहीं। अनिल विज हमेशा से अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। जहां उन्होंने हमेशा की तरह कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, तो वहीं उन्होंने किसानों को लेकर भी बयान दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए भारतीय एथलीट्स का पहला दल रवाना हुआ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत के इस पहले दल को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना किया। टोक्यो ओलंपिक 2021 के दिन अब करीब आ रहे हैं। 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक शुरू हो जाएंगे। इस बीच भारतीय धुरंधर भी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है और इसी के चलते 135 करोड़ उम्मीदों के साथ भारतीय एथलीट्स का पहला दल टोक्यो के लिए रवाना हो गया। खिलाड़ियों के औपचारिक विदाई समारोह का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ, जहां खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओलंपिक खेलों के लिए भारत के पहले दल को रवाना किया। ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने जा रहे इस दल में कुल 90 खिलाड़ी शामिल हैं।
वहीं भारत के कुछ खिलाड़ी दूसरे देशों में ट्रेनिंग करने के बाद सीधे टोक्यो पहुंच रहे हैं। भारतीय टीम के पहले दल में 88 लोग टोक्यो गए हैं, जिनमें 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य और IOA के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक खेलों में 129 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत से 199 खिलाड़ियों समेत 228 सदस्यों के दल को टोक्यो भेजा गया। खेलों में हिस्सा लेने जा रहे 119 खिलाड़ियों में से 67 पुरुष खिलाड़ी हैं, जबकि 52 महिला खिलाड़ी हैं। खिलाड़ियों के पहले जत्थे को विदाई देने के लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक संदीप प्रधान और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा एवं महासचिव राजीव मेहता के साथ अन्य अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंचे।